and welcome to this educational channel Education Top 10। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपको बहुत बहुत वेलकम है। एंड आज को आपको पढ़ना है प्लांट टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर्स की यूनिट 4, जिसमें सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है, प्रोटोप्लास्ट इशोलेशन है। सो बेसिकली एक यूनिट मतलब ये पूरी यूनिट्स को कंप्लीट करता है, कवर आउट करता है। सो ये लेक्चर्स आपको देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इस लेक्चर्स को आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी, सो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एंड आपको जिस भी लेक्चर्स की या फिर जो भी आपको चाहिए कंटेंट, फिर वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उस हिसाब से मैं वीडियोस लेक्चर अपलोड कर दूँगी। यहाँ पे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना है कि क्या होता है बेसिकली, एंड इसकी जो फीचर्स होती हैं, इसकी विशेषताएं होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, क्या क्या होती हैं, इसका सिलेक्शन के जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं। सो बेसिकली ऊतक संवर्धन की एक ऐसी प्रोसेस होती है, ऊतक संवर्धन यानी कि जो टिश्यू कल्चरल की एक ऐसी प्रोसेस जिसको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। टिश्यू कल्चर की ऐसी प्रोसेस होती है, ऐसी प्रोसीड होती है जिसमें पौधों के निर्माण हेतु दो अलग अलग मतलब स्वतंत्र रूप से पौधे का सिलेक्शन किया जाता है, यानी कि दो अलग अलग पौधों के स्वतंत्र कोशिकाओं को फ्यूज़न करवाते हैं। मान लीजिए एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है। अब इनमें एक पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया। अब इन दोनों की सेल को एक साथ लेके, सेल्स को एक साथ लेके, ताकि इसके अंदर जो फीचर्स हैं इसमें मैच हो जाए और इसके अंदर जो फीचर्स हैं इसमें अटैच्ड हो जाए। सो ऐसे दो अलग अलग प्लांट का सिलेक्शन करते हैं जिनकी सेल्स को फ्यूज़न करवाते हैं, यानी द्विगुणित कायिक प्रोटोप्लास्ट वाली जो सेल्स होती हैं इससे प्राप्त की जाती हैं। और नए द्विगुणित यानी कि डबल जो इनके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं दोनों पौधों में मिक्सअप हो जाती हैं, जैसे चाहे वो टोमेटो या पोटैटो एक दूसरे के अंदर क्वालिटी वो आ जाती हैं। तो द्विगुणित संकर पौधों को इससे डेवलप किया जा सकता है, इसे ही कायिक संकरण कहते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा जो क्वालिटीज़ होती हैं प्लांट्स के अंदर वो दोनों पौधों की सेल्स को मिलाकर कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी अलग अलग प्लांट हो। तो आपका सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। इसके लिए कुछ स्टेप्स भी दिए गए हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर रहेगा और ये 110% डैम श्योर आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आने की 100% पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आएगा ही, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का प्रोटोप्लास्ट इशोलेशन। सो आपको इस वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखना है, साथ ही नोट प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपको रिवीजन करना है ताकि आपका क्वेश्चन 110% कवर आउट हो जाए। सो यहाँ पे जो स्टेप्स हैं इसको कैसे फॉलो करते हैं, तो पहला जो स्टेप्स होता है इसमें जीव द्रव्य जो होता है प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण होता है, इशोलेशन होता है। इसके बाद उसका संयोजन होता है, क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट का संयोजन होता है, ठीक है। इसके बाद जीव द्रव्य जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसका सिलेक्शन करते हैं, फिर इसको न्यूट्रिएंट मीडियम पर जो संकर सेल होती हैं तो उसको न्यूट्रिएंट मीडियम पर कल्चरल करते हैं, यानी पोषण माध्यम पर उसको संवर्धित करते हैं। फिर संपूर्ण प्लांट का जो रिजनरेशन होता है, पुनर्जनन होता है। सो आपको ये स्टेप अच्छे से ध्यान रखने हैं कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के कौन कौन सा स्टेप्स होते हैं, यानी कि इसकी प्रोसीड कितने चरणों में, कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है ऑलमोस्ट। सो यहाँ पे जो जीव द्रव्य का सबसे पहले अलग अलग कर लेंगे, पृथक्करण कर लेंगे। इसके बाद जो पृथक्कृत जीव द्रव्य हैं, जो अलग किए गए जीव द्रव्य हैं, उनको फ्यूज़न करवाते हैं, उनको क्या करवाते हैं, संयोजन करवाते हैं। उसके बाद संकर जीव द्रव्य की आइडेंटिफाई करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम देते हैं। उसके बाद लास्ट में आपका रिजनरेशन होता है, ठीक है, तो पुनर्जनन हो जाता है। अब सबसे पहला स्टेप आ चुके हैं, इसको पढ़ेंगे, इसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, यानी प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन क्या होता है, यानी पृथक्करण क्या होता है। यानी कि पौधे के किसी भी भाग से जीवित कोशिकाओं से, जीवित जो सेल्स होती हैं, जब सेल का बहुत सारे सेल इकट्ठे हो जाते हैं तो वो टिश्यू कहलाता है। तो ऐसे सेल क्या होता है, टिश्यूज ऐसे होते हैं प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो टिश्यू क्या होता है कि जीव द्रव्य का क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल नहीं होती है, थोड़ा सा ऐसे है, डिफरेंट है। बट यहाँ पे देखेंगे कि पहले में जब प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेशन किया जाता है किसी भी भाग से, मतलब प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट, कोशिकाओं से जीव द्रव्य का पृथक्करण किया जाता है, प्रोटोप्लास्ट अलग किया जाता है। लेकिन पत्ती की जो मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं, कौन सी, मीजोफिल कोशिकाओं को आदर्श स्रोत के रूप में एक मतलब आदर्श आइडल सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है।
जाता है, ठीक है, किसको, मेसोफिल सेल को। अब यहाँ पे ये प्रोसीड भी लिखी हुई है, ये जो डायग्राम हुआ है, बना हुआ है, इस डायग्राम को आपको समझना है और इस हिसाब से आपको इसको बनाना है। जैसे कि लीफ हो गए, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट हो गया, इसको ले लेते हैं, ठीक है। स्टरलाइजेशन इन 10% क्लोरॉक्स, 10 मिनट तक स्टरलाइज करते हैं, 70% एथेनॉल होता है 1 मिनट तक। यहाँ पे कुछ और भी दिया गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड दिया गया है, 3 to 4 टाइम राइजनिंग विद स्टरलाइज दिया गया है डिस्टिलेटेड वाटर के साथ। यहाँ पे प्री प्लाज्मोलाइजेशन लिखा है, इसके बाद एंजाइम ट्रीटमेंट एंड इंक्यूबेशन होता है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी कुछ स्टरलाइजेशन वगैरह होते हैं, ये सब आपको लेबोरेटरी के अंदर इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे। जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को आपने पढ़ा भी है, स्टडी किया है, तो उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको अवेयर रहना है, ताकि आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है देन आपसे ईजिली ही बन जाए। अब इसमें सेकंड में पहले क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, पहले तो इसको आइसोलेटेड मतलब जो जीवद्रव्य होता है उसको अलग कर लिया जाता है। सेकेंड पॉइंट में यांत्रिक विधि द्वारा क्या करते हैं, पृथक्करण में प्लाज्मोलाइज्ड कोशिकाओं की भित्ति को काटकर, किसकी, प्लाज्मोलाइज्ड जो कोशिकाएं होती है उसकी भित्ति को काटकर जीवद्रव्य को प्राप्त किया जाता है। लेकिन यह जो टेक्निक होती है काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है, इतनी ईजी नहीं होती है। थर्ड पॉइंट पे क्रमबद्ध जो एंजाइमेटिक विधि होती है, इसमें सेल्यूलेज डिग्रेडिंग एंजाइम, हेमी सेल्यूलेज डिग्रेडिंग एंजाइम, पैक्टिन डिग्रेडिंग एंजाइम द्वारा उपचारित कर कोशिका भित्ति को विघटित कर जीव द्रव्य से पृथक कर लेते हैं। क्या, जीव द्रव्य जो होता है उसको पृथक कर लेते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड पे देखेंगे, जो पृथकृत जीव द्रव्य होते हैं यानी फ्यूजन और आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट होते हैं, यानी दो अलग अलग प्रकार के जीव द्रव्य होते हैं, उनको संयोजन को यांत्रिक रूप से माइक्रोपिपेट की सहायता से, माइक्रोपिपेट होता है इंस्ट्रूमेंट, इसमें उसकी सहायता से विद्युत धारा के प्रवाह की सहायता से या रसायन की सहायता से इसको अभिप्रेरित किया जाता है। तो ये स्टेप्स आप जब तक नोट डाउन नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि फ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट कैसे होता है, इसको कैसे, इसकी टेक्निक्स होती है, इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं जो आप फॉलो करते हैं। तो दो अलग अलग जो जीव द्रव्य होते हैं उनके संयोजन को यांत्रिक रूप से माइक्रोपिपेट की सहायता से या फिर विद्युत धारा के, इलेक्ट्रिसिटी के जब प्रवाह होता है उसकी सहायता से या फिर रसायनों की सहायता से इसको अभिप्रेरित किया जाता है, ठीक है। फिर जो प्राप्त रासायनिक संयोजन से उपयोग में लिया जाता है और जो सेलेक्टेड दो विभिन्न प्रकार के जीव द्रव्य होते हैं एक परख नली में लिया जाता है, उसके बाद फ्यूसोजन PEG को मिलाया जाता है। फिर जीव द्रव्य संयोजन से पहले समूहीकृत हो जाते हैं, उसके बाद प्लाज्मा झिल्लियों का संयोजन होता है, उसके बाद जो दोनों केंद्रक होते हैं उनका भी संयोजन होता है और कायिक संकरण प्रोटोप्लास्ट का निर्माण हो जाता है। सो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं सोमैटिक हाइब्रिड होता है, सोमैटिक हाइब्रिड के बाद सोमैटिक हेट्रोकैरियन होता है, ये ऐसे डिफरेंट होता है, यहाँ पे एक होता है, फिर ये दूसरा, फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट विथ फ्यूजन लाइक PEG, ठीक है। फिर आपको इन स्टेप्स को लिखना है। थर्ड पॉइंट पे आप आ चुके हैं, उसकी आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन करना है हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट का। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। इसमें ऑक्सीजन रहित पोषण माध्यम पर, वहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, वे ही जीव द्रव्य वृद्धि कर पाते हैं जो संकर होते हैं, बाकी सभी जीव द्रव्य समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं, जो संकर होते हैं, ऑक्सीजन रहित होता है। अब यहाँ पे 5 मेथिल ट्रिप्टोफैन जो 5,2 मेथिल एमिनो एथिल सिस्टीन होता है, उसको पोषण माध्यम पर अंतः प्रजाति लक्षण के संकर कोशिकाओं को विकसित हो जाते हैं। फिर काऊ जो है 97 में एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अवलोकन करते हुए माइक्रोपिपेट द्वारा संकर जीव द्रव्य को अलग करने की टेक्निक को डेवलप किया गया है। चौथे पॉइंट में संकर जीव द्रव्य का पोषक माध्यम पर कल्चरल किया जाता है, यानी कि कल्चर ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट ऑन न्यूट्रिएंट्स मीडियम, पोषण माध्यम पर इसको क्या किया जाता है, संवर्धन किया जाता है। पोषण माध्यम बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर कोई भी प्लांट आप आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो करवाते हैं देन आपको बाहरी तरीके से उसको न्यूट्रिएंट्स देना पड़ेगा एज अ लिक्विड फॉर्म। सो यहाँ पे संकर जीव द्रव्य अपने चारों ओर नई कोशिकाएं, नई सेल्स का
फॉर्मेशन करता है। इसके बाद सेल जो वॉल होती है, निर्माण के पश्चात जब सेल वॉल का निर्माण हो जाता है तो सोमैटिक जो सेल्स होती हैं एकल कोशिका की तरह कार्य करती हैं, सिंगल सेल्स की तरह कार्य करती हैं तथा संवर्धन माध्यम पर जो कैलस होता है, कैलस का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो कैलस क्या होता है? कलेक्शंस ऑफ सेल होता है। अब यहाँ पे रिजनरेशन कैसा होता है, न्यू प्लांट का रिजनरेशन कैसे होता है कि कैलस विशिष्ट प्रकार के पोषण माध्यम पर ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ ऑर्गेनोजेनेसिस की जो प्रोसीड होती है उसके बाद कैलस से मूल और प्ररोह विकसित होता है। क्या होता है? रूट। ठीक है, एंड शूट, मतलब रूट एंड शूट दोनों ही डेवलप होता है और इससे नए पौधे की नियंत्रित कक्ष में वृद्धि करने दिया जाता है और प्राकृतिक वातावरण में इसको ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट हो गया, एम्ब्रियोइड हो गया, ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया, वॉल सिंथेसिस हो गया, सोमैटिक हाइब्रिड सेल्स हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गए। अब यहाँ पे इसको, इस चार्ट को अच्छे से पढ़ना है, फॉलो करने हैं, साथ ही इसको नोट डाउन प्रिपेयर करना है ताकि आप रिविज़न करते रहें और आपका एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स गेन कर पाएँ। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए गए हैं, डायग्रामेटली आप समझते हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आता है। जैसे पेरेंट प्लांट ए हो गया, पेरेंट प्लांट बी हो गया, इससे इसोलेशन कहते हैं। इसोलेशन एक्टिवेटेड फ्यूज़न करवाते हैं, जैसे ये एक है हेट्रोकैरियन सिलेक्शन करते हैं, फिर यहाँ पे ये दोनों इकट्ठे होकर हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं। हाँ, फिर इसको मीडियम में दिया जाता है, न्यूट्रिएंट मीडियम। फिर यहाँ पे कैलस ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट सेल होती है, उसके बाद प्लांटलेट होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे इतना एक होल प्लांट सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट बन जाता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इसके सिग्निफिकेंस भी हैं, सो आपको लास्ट स्टेप भी पढ़ लेनी है बिकॉज आपको कोई डाउट भी नहीं रहना चाहिए। एंड ये वीडियो लेक्चर्स आपके सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को मोस्टली कवर करता है, ऑलमोस्ट कवर करता है, सो वीडियोज़ लेक्चर ज़रूर से ज़रूर देखिए। अब यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस दी गई कि संकर कोशिकाओं में गुणसूत्रीय अस्थिरता पाई जाती है, क्रोमोसोमल वेरिएशंस भी पाई जाती हैं, जैसे संकर जो कायिक संकर कोशिकाओं का निर्माण की जो दर होती है अत्यधिक धीमी होती है, मतलब ये एक इसके लिमिटेशन की धीमी होती है, विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। और तीसरे पॉइंट में पौधों के पृथक्कृत जीवद्रव्य जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं, आइसोलेटेड जीवद्रव्य होते हैं प्रोटोप्लास्ट में, संयोजन विशिष्ट रसायन की उपस्थिति में होती है, यानी कि केमिकल्स के थ्रू ही होती है। अगर कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करता उसके लिए ऑक्सीजन होता है, हार्मोन्स होता है, जिसको बाहर से आप न्यूट्रिएंट मीडियम के थ्रू देते हैं। अगर आप वो जो न्यूट्रिएंट्स होता है, एलिमेंट्स होते हैं, आप अगर न्यूट्रिएंट मीडियम पे नहीं रखते हैं देन वो ग्रो नहीं कर पाता, बिकॉज ये सारी प्रोसीड बेसिकली आर्टिफिशियल तरीके से ही होती है, ना कि नेचुरली तरीके से। क्योंकि अगर कोई प्लांट, बेसिक सी बात है फ्रेंड्स कि आप भी जानते हैं, अगर कोई प्लांट नेचुरली कहीं भी अर्थ के अंदर ग्रो कर सकता है देन वो वहाँ पे उस जो सॉयल है उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स मीडियम है उस न्यूट्रिएंट मीडियम पे अपने आप को ग्रो करता है, डेवलपमेंट करता है। वो एक नेचुरली प्रोसेस होती है और नेचुरल तरीके से प्लांट कहीं भी ग्रो हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी एनवायरनमेंट में। बट अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं देन आपको बाहर से ही न्यूट्रिएंट मीडियम देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो लेक्चर के लास्ट पॉइंट पे आपको कायिक जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है उसका सिग्निफिकेंस पढ़ना है कि ये क्या होता है बेसिकली। अब यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंस हैं, यानी कायिक संकरण की सहायता से किसी पौधे में कुछ प्रक्रियाओं के लाभदायक जो जीन्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के जीवन रोधीपन के जीन, प्रोटीन, गुण और एक दूसरे पौधों में ट्रांसफ़र किया जाता है। मान लीजिए किसी प्लांट के अंदर जो आप एज अ मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ज़्यादा प्रोटीशनल मतलब प्रॉपर्टीज़ हो गए, उसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन वाले गुण हो गए, तो एक दूसरे में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इसकी सहायता से जो फसल होते हैं, क्रॉप्स की जो पैदावार होती है उसको भी काफ़ी ज़्यादा तक बढ़ाया जा सकता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो लेक्चर? आई विश ये वीडियो लेक्चर्स आपको समझ में आया होगा। डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम के बेस पे ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। अगर आपको जिस भी वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायर्ड हो देन आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। और आप लोग ऐसे ही स्टडी करें, खुश रहें, मस्त रहें और कंटिन्यू मेरे वीडियोज़ वॉच करें और अच्छे मार्क्स गेन करें। तो यही गुड विशेस के साथ आज के वीडियो लेक्चर्स को इन करूँगी। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।